Alright, learners, welcome to the lecture number 7 of the ongoing course on General Economics for Finance Account Assistant 2026। तो पिछले लेक्चर तक हम कवर कर चुके हैं हमारा टॉपिक जो विच गोज बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें हमने इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी कवर कर ली है। उसी के साथ साथ हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ लिया है। अब हम थोड़ी करते हैं प्रैक्टिस। ऑलराइट, ये सेशन या लेक्चर हमारा रहने वाला है ऑल एंड ऑल प्रैक्टिस। सो लेट्स बिगिन। सो हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल read it out for you. In economics, demand refers to, ठीक है, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है? क्या ये होता है डिज़ायर फॉर कॉमोडिटी, नीड फॉर अ कॉमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय अ कॉमोडिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ कॉमोडिटी? हमने पास्ट लेक्चर्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसका आंसर है आपका यस इट इज़। आपने सही गेस किया है, willingness and ability to buy a commodity. Alright, let's move ahead. अब है अगला क्वेश्चन, which of the following is not a determinant of demand? आपको स्ट्रेस देना है नॉट पे, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, ये है, तो ये आंसर आपका नहीं आएगा, है ना। कंज्यूमर इनकम ये भी आता है और तभी आंसर नहीं है आपका। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये भी है, तभी आंसर ये भी नहीं आएगा। एलिमिनेशन से ही हमने सॉल्व कर दिया। इसका होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने पीछे कहीं नहीं पढ़ा है, तो आपका 2 का आएगा, 2 का आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। लॉ ऑफ डिमांड से स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको हम सेटिस पैरिबस भी बोलते हैं ना, सेटिरिस पैरिबस, है ना, किसको बोलते हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, इसको हम सेटिस पैरिबस भी बोलते हैं। ऑलराइट, ये कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिमांड राइजेज विद राइज इन प्राइस। आई डोंट थिंक सो, है ना, ये आंसर नहीं है इसका। डिमांड फॉल्स विद राइज इन इनकम, आई डोंट थिंक सो, ये भी आंसर है इसका। डिमांड राइजेज विद राइज इन प्राइस, नहीं। डिमांड फॉल्स विद राइज इन, एक मिनट में इसको, हाँ, राइज इन प्राइस। ओके, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। अगर आपको याद हो, हमने लॉ ऑफ डिमांड में कुछ ऐसा पढ़ा था, ये ग्राफ होता है ना, यहाँ पे आपकी प्राइस आती है और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। अभी क्या बोल रहा है, जो मैंने ऑप्शन आपका ठीक किया है, डिमांड फॉल्स विद राइज इन प्राइस, जैसे जैसे राइस बढ़ेगी, है ना, तो डिमांड आपकी फॉल करती है, मतलब ये जब बढ़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे ग्राफ हमने पढ़ा था इसका, है ना, इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक ग्राफ पढ़ा था ऐसे इसका, है ना, डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप, याद है आपको? ठीक है, आई होप यू रिमेंबर। जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। फॉर एग्जांपल देखो, इस पे डिमांड ज़्यादा है, जैसे जैसे अब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होती जाएगी। ये इस प्राइस पे डिमांड इतनी, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो डिमांड फॉल्स विद राइज इन प्राइस, ये है आपका आंसर। अब दूसरे क्रॉस चेक भी कर सकते हो इस ग्राफ से आप, डिमांड राइजेस विद राइज इन प्राइस, नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड फॉल्स विद राइज इन इनकम, वो तो, लेकिन इनकम का तो फिर अलग आ गया ना मसला, हम प्राइस और डिमांड में बनाते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड, है ना, इनकम पे नहीं। डिमांड राइजेस विद राइज इन प्राइस, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये जो चीज़ आ गई ना, डिमांड राइजेस विद राइज इन प्राइस, ये एक्सेप्शंस हैं टू द
लॉ ऑफ डिमांड जैसे हम पढ़ चुके हैं, गिवन गुड्स के बारे में पढ़ चुके हैं पास्ट लेक्चर में, जहाँ मैंने आपको बोला था आप गिवन गुड्स का जैसे ही नाम सुनोगे आप राइस ले आना दिमाग में, है ना। राइस जब ज़्यादा महंगी होने लगती तो हम ज़्यादा उसको ख़रीदने लगते, डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन वो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है ना। ओके अच्छा, फिर ये इन्फीरियर गुड्स का था, डिमांड फॉल्स विद राइज इन इनकम, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक्सेप्शन। तो इसका आंसर है 3 का डी। आई होप आपने रिवाइज किया है, वरना सर के ऊपर से जाएगा सारा। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। फोर्थ क्वेश्चन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इन द लॉ ऑफ डिमांड रेफर, अभी मैंने बताया जस्ट आपको, है ना, सेटिस पेरिबस, 4 का बी। ऑलराइट, आगे फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमांड, इनमें से कौन सा आपको लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। तो इनके ऑप्शंस हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, हमने तो पढ़ा भी नहीं है तो ऑब्वियसली ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। लॉ ऑफ सप्लाई वैसे भी लॉ ऑफ डिमांड को नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड को लॉ ऑफ सप्लाई नहीं करता है। सप्लाई एंड डिमांड अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, जो मार्केट को चलाने में काम करती हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसको फिलहाल आप छोड़ो। लॉ ऑफ रिटर्न्स, नहीं ये भी नहीं है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं, इसका आंसर है बी, ठीक है। अब ये कैसे कनेक्ट करना है आपको, याद रखो आप, लॉ ऑफ डिमांड की कैसे बनती है। लॉ ऑफ डिमांड की हम अभी बात की हमने, यहाँ पे प्राइस बनती है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, ये ऐसे बनती है। तो मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड आपकी कम होती जाएगी, यही जो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। तो अब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, ये ऐसे ग्राफ बनाया था उसका, है ना। आई होप यू रिमेंबर, आपने पिछला लेक्चर रिवाइज किया हुआ है, आई होप। यहाँ पे हमने प्लॉट किया था यूटिलिटी, है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। फिर ये कुछ ऐसे बना था आपका, क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ ऐसे बनी थी आपकी, है ना, ऐसे बनी थी। और टोटल यूटिलिटी कैसे बनी थी, इट वाज समथिंग लाइक ऐसे, है ना, और फिर ये थोड़े फ्लैट पड़ गई थी। और जब ये मैक्सिमम होती थी आपकी, क्या नाम है इसका, टोटल यूटिलिटी, तो आपकी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती थी, है ना, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती थी, ये पढ़ चुके हैं हम, है ना। अब इसमें आप देखो ये कर रहा है ना, इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, देखो। अब जब आपने 3-4 आइसक्रीम खा ली, है ना, फिर आपका दिल नहीं कर रहा, डिमांड कम होती जा रही है ना। तो अगर आपको अब कोई ऑफ़र देगा कि एक और आइसक्रीम खाओ, आप तो पहले मानोगे नहीं। अब अगर मानोगे भी तो आप उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोलेगा एक और आइसक्रीम खिला देते हैं, तो फिर आपकी डिमांड हालांकि बढ़ेगी लेकिन प्राइस उसकी कम होनी चाहिए, तभी आप लोगे, है ना। ऑलराइट, ये ऐसे बनेगा फिर। आई होप यू आर गेटिंग मी। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ा देता हूँ आप, ताकि आपको ज़्यादा बेटर फील आए। ये देखिए, ये लिखा है इसका आंसर बी है, फिफ्थ का बी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सप्लेनेशन इसकी है, एज कंजप्शन इंक्रीजेज satisfaction from each additional unit decreases, ठीक है ना, as consumption increases satisfaction from each additional unit decreases, therefore consumers are willing to buy more only at low prices. All right, let's move ahead. Okay, let's read out the next question. Question number 7, which of the following goods is an exception to the law of demand, इनमें से कौन सा गुड एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं, ये गिवन गुड है। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड, राइस ले आओ दिमाग में, राइस राइजेज विद फॉल इन प्राइस, नो, राइजेज विद राइज इन प्राइस, यस, 8C इसका आंसर है। ओके, देखा कैसे कंसेप्ट आपने समझा, तो ज़्यादा सोचना आपको पड़ा ही नहीं, कंसेप्ट्स आर द की, ठीक है ना, कंसेप्ट इज द की। ओके, नाउ वेबलिन गुड्स आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, वेबलिन गुड याद करो, मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, वेबलिन गुड्स किसके साथ एसोसिएट हो, वेबलिन गुड्स के साथ हम क्या वो जोड़ते थे, लग्जरी आपकी, है ना, लग्जरी।
ऑब्वियसली जब लग्जरी है तो पॉवर्टी आएगी नहीं। क्या लग्जरी नेसेसिटी होती है? नहीं होती है, उसके बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है। इन्फीरियर कंजम्पशन, नो। तो ये बचा कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस होता है जो आपको क्लियरली नहीं दिखती है ना, मतलब आम जिंदगी में नहीं दिखती। ये अमीरों के शौक होते हैं, लग्जरी है ना, तो वेबलिन गुड्स को लग्जरी के साथ किया जाता है और वो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन आती है जो आमतौर पे आपको देखने को नहीं मिलती है। ऑलराइट, नंबर 10, डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन इलास्टिक। आपको अगर याद हो, मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है तो इलास्टिक वो होगा जिसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगी। डिमांड इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, बीच में भी जाएगी, चेंज होती रहेगी। जैसे आपका रबड़ का बैंड होता है, जितना खींचो वो खींचता जाएगा, उसी को ज़्यादा इलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक का मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इन इलास्टिक की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। जब आपको इन इलास्टिक के बारे में सोचना है तो आपको एक आयरन बार के बारे में सोचना है जिसको हम खींच नहीं सकते इधर उधर। आया याद? आई होप यू आर रिमेम्बरिंग। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब बदलेगी ही नहीं, ऑब्वियसली सॉल्ट। ऑलराइट, आई डोंट थिंक इस कुछ समझाने की ज़रूरत है। प्राइस फिर भी एक बार समझा देता हूँ, प्राइस ठीक है और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस सॉल्ट की चाहे आसमान छूने लगे हम तो लेंगे भाई, डिमांड इसकी उतनी ही रहेगी, कुछ ग्राम्स में डेली मील्स में पड़ता है ना, ये नहीं बदलेगी। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी विल इंक्रीज डिमांड फॉर कॉफ़ी। ये आज ही पढ़ा है हमने, है ना, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली सब्सटीट्यूट गुड्स। 11C आज ही, फॉर सॉरी लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था हमने, है ना, आज बोल रहा हूँ। ऑलराइट, ये हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेज डिमांड फॉर कार्स विल मोस्टली लाइकली, मेरे हिसाब से तो डिक्रीज होनी चाहिए, वही है आंसर इसका, बी ही है। ठीक है, डिक्रीज ऑब्वियसली। जब प्राइस पेट्रोल की बढ़ेगी तो डिमांड गाड़ियों की कम हो जाएगी ना, वही कम को क्या बोलते हैं, डिक्रीज बोलते हैं, बात खत्म। अच्छा, आगे है, विच फैक्टर शिफ्ट्स द डिमांड कर्व टू द राइट। अगर आपको याद हो हम ये एज इट इज पढ़ चुके हैं, फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ, ये आपकी प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये क्या बोल रहा है, ये आपकी डिमांड कर्व है ना। ओके, विच फैक्टर शिफ्ट इज द डिमांड कर्व टू द राइट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। नहीं, इंक्रीज जब प्राइस हमने पढ़ा है वो क्या होती थी, वो मूवमेंट अलोंग द कर्व होती थी, या डिक्रीज इन प्राइस तो वो मूवमेंट, मतलब इंक्रीज इन प्राइस भी नहीं आएगा, डिक्रीज भी नहीं आएगा ना, फॉल इन इनकम। ठीक है, वो भी वही आ गया, प्राइस नहीं, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अच्छा, राइस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, नहीं ये भी नहीं है ना, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अच्छा, फॉल इन इनकम नॉर्मल गुड्स, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी ना चीज़ों की, है ना। ऑलराइट, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन हमें क्या बोला है इन्होंने, राइट बोला है। आप क्वेश्चन पढ़ो, टू द राइट, वो तो राइज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ही है ना फिर आंसर। जितनी आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी डिमांड्स बढ़ती जाएगी, हम बात कर चुके हैं, प्राइस एट प्राइस कांस्टेंट, है ना, प्राइस कांस्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, फिर भी मैं आपको थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ। ये अगर आपका ग्राफ है ना, ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। फॉर एग्जांपल डिमांड इतनी थी फिक्स्ड, इसमें तो फिक्स्ड प्राइस रहती थी ना, याद आया, हाँ। तो अब जब आपकी पॉपुलेशन, नहीं सॉरी, इसमें आई गॉट मिक्स्ड, फिक्स नहीं रहता था इसमें, इसमें क्या होता था, इसमें ऐसे बनती थी प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड है ना, अब ये आपकी डिमांड कर्व है। ओके, अब क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई मास्क है, हाँ इसमें प्राइस फिक्स ही रहती है, सही सही बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अगर मास्क है 10 रुपये का, है ना, वो तो उतना ही रहा ना, P0, P0, 10 रुपये का मास्क उतना ही रहा।
लेकिन अब लोग जहाँ पे 100 लोग ले रहे थे इसको, है ना, जहाँ पे 100 लोग ले रहे थे, अब 1 लाख लोग लेंगे, तो ये राइट साइड शिफ्ट होगी आपकी। ऑलराइट, तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। प्राइस कांस्टेंट ही रहेगी, प्राइस कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, आगे चलते हैं। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? अब देखिए, ये बोल रहे हैं डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो सकता, है ना, और डिक्रीज इन डिमांड भी नहीं हो सकता। अब इंक्रीज इन डिमांड है या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो सकता है, ठीक है। अब भी जो मैंने, अब आप याद रखो एज इट इज़ जो मैं बोलूँगा आपको, अगर ये डिमांड कर्व बन रही है और ये राइट साइड शिफ्ट होती है ना, तो इस राइट साइड शिफ्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ये आप एज इट इज़ एमसीक्यू याद रखेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इज ड्यू टू, किस वजह से? अभी अब भी डिस्कस किया हमने ना, चेंज इन प्राइस। ऑलराइट, चेंज इन प्राइस। फिर भी आपको दिखा देता हूँ। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपकी डिमांड कर्व। अब ये जब ऊपर नीचे होगी तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, पढ़ चुके हैं हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। राइज इन इनकम, इनकम जब ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, अब लेफ्ट वर्ड बोला है इन्होंने, ठीक है। इनका जब ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा लेंगे, ये नहीं होगा। फॉल इन प्राइस, तो वो तो अलोंग द आएगा, है ना, वो अलोंग द कर्व जाएगा ना, अलोंग द कर्व, ऐसे ऊपर या नीचे, ये नहीं आएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, ये फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट से, सॉरी आई मैस्ड अप हियर, ये फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स है, ठीक है। कॉज इज अ लेफ्टवर्ड डिमांड कर्व। अब फॉर एग्जांपल, आप टी की ये डिमांड थी, है ना, प्राइस फिक्स थी टी की, तो डिमांड उसकी ये थी, ऐसे बन रही थी, है ना, ऐसे बन रही थी, इतने लोग पी रहे थे। अब क्या हुआ, कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी ना, प्राइस तो सेम रही, लेकिन अब कम लोग पियेंगे, ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पियेंगे, तो ये लेफ्ट शिफ्ट सोर्स। आई होप आपको समझ आया। फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट अच्छे से बता देता हूँ। ये आप मान लो, मैंने जो ये ग्राफ बनाया ना, प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, ये फिक्स है प्राइस ऑफ टी, है ना, फॉर एग्जांपल 15 रुपये है ना। अभी इसको मान लो 100 लोग पी रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी नहीं पी रहे। अब क्या हुआ, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सिडी, मतलब कॉफ़ी अगर जो 50 की मिल रही थी और टी 15 की मिल रही थी आपको, अब टी 20 की हो गई, है ना, 5 रुपये का फ़र्क है टी में और कॉफ़ी में। तो अब ज़्यादा लोग वो पीने पर लग जाएंगे कॉफ़ी, क्योंकि वो तो इसी फिराक में थे, कब कॉफ़ी सस्ती हो, हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा अपग्रेड करें, ठीक है, उनके हिसाब से। हालांकि लाइफस्टाइल का लेना ना टी से है ना कॉफ़ी से, ये माइंड सेटअप से होता है। ऑलराइट, सो इसको छोड़ो, आप फिलहाल ये सुनो कि वो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीने लग गए, आधे इनमें से, ठीक है। तो जो इसकी वजह से चाय की डिमांड थी वो कम हो गई, है ना, डिमांड अब यहाँ पे जाएगी, तो ये शिफ्ट होगी ना, पहले इधर थी, येलो से पहले वाला दिखा देते हैं, पहले इधर बन रही थी आपकी डिमांड कर्व, है ना, ब्लू से अब दिखाते हैं, अब क्या हुआ, अब ये बन रही है, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई ना ये, ठीक है ना, तो यही है आपका आंसर। ओके, 16B। अब 17 देखते हैं। 17th क्वेश्चन, डिमांड फॉर नेसेसिटीज लाइक मेडिसिन्स शो इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक होना चाहिए था या इन इलास्टिक होना चाहिए था, इन इलास्टिक डिमांड आएगा मेरे हिसाब से 17C। जी बिल्कुल, यही आंसर है 17C, क्योंकि वो आपको याद है, मैं लाइफ सेविंग ड्रग्स की एग्जांपल बता रहा था आपको, कोई कैंसर का इलाज याद है आपको, कि कैंसर किसी ने इंजेक्शन इन्वेंट किया है तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाएगा उससे, लेकिन वो 1 करोड़ का है, तो उसकी डिमांड और उसकी प्राइस चाहे ज़मीन आसमान छूटे, इसकी क्वांटिटी फिक्स है, हम लेंगे ही लेंगे, है ना, हम लेंगे ही लेंगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो प्राइस, या आसमान छू जाए, है ना, यही है। तो ये इनइलास्टिक हुआ ना, क्योंकि डिमांड फिक्स है, वही ना,
वो जो आयरन की रॉड की एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, ठीक है। 17C। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन फ्यूचर, प्रेजेंट डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जैसे अभी बीच में अफवाह उठी थी कुछ महीनों पहले कि सोना महंगा हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो लोग काफ़ी लोगों ने ख़रीद लिया और बोला जब जैसे ही और महंगा होगा, है ना, और महंगा हो जाएगा, हम उसको बेच के मुनाफा कमा लेंगे। वैसा हुआ नहीं बट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। इस एग्जांपल से समझ गए आप, 18 का सी आंसर है। ऑलराइट, अब है आगे 19th आप रख लो। ये आपका सिलेबस से डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हो। अब कैसे करना है मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। डिमांड, एक मिनट में ऊपर कर लेता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, देखो अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे मैं करता हूँ। डिमांड शेड्यूल इज, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, नहीं, इसको हम कर्व बोलते हैं ना। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये एक एल्जेब्रा है ना, एल्जेब्रा में इक्वेशन से डील करते हैं हम, इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इक्वेशन। डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी लगभग आपकी हमने पढ़नी है, ये कर्व बनती है अगले लेक्चर्स में, है ये भी कर्व होती है। अब बचा क्या, बचा आपका ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, तो यही है आपका आंसर। इसको एज इट इज़ आप याद कर लो। ऑलराइट, सो डिमांड शेड्यूल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। इसका थोड़ा हम ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे वही आपका प्राइस आ गया, ये क्वांटिटी डिमांडेड आ गई, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। अब पढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। सॉरी लर्नर्स, मुझे लगा ये कोई और क्वेश्चन है, ये सिंपल सवाल है। इट इज सिंपली आस्किंग यू, है ना, एक बार फिर मैं बना देता हूँ। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, ये बता रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी पीईडी, जो हम पढ़ चुके हैं, ये मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। तो वही है ना, प्राइस आया और डिमांड आया, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस, यही है आंसर इसका, सीधा सीधा आंसर तो है इसका। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या बोलती थी, याद करो, हमने पढ़ा था, याद है आपको, पीईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज, है ना, इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो वही है ना, क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर है टू प्राइस, ये फॉर्मूले से निकल जाता है आंसर आपका। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। When percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, demand is, अभी फिर से ग्राफ बनाओ आप, ठीक है, फिर से आप वही बनाओ, है ना, क्या बोल रहा है ये, when percentage change in quantity, है ना, percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, है ना, ये बड़ा है, ये वाली ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका उससे छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी। ऑलराइट, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी ग्रेटर देन 1 आएगी। फॉर एग्जांपल आपका क्वांटिटी डिमांडेड 11% है ना, नीचे 10% है, परसेंट कैंसिल, 11/10 वो होता है 1.1 यानी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 हम किस टर्म में यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन 1 जब वो इलास्टिक होता है। ऑलराइट, इलास्टिक बोल, परफेक्टली नहीं बोलेंगे, यूनिटरी तब बोलते जब इक्वल टू 1 आता, इन इलास्टिक तब बोलते
जब ये ग्रेटर देन 1 नहीं आ। इनइलास्टिक तब बोलते हैं हम अगर लेस देन 1 आता। ऑलराइट, ओके चलते हैं आगे। इसका इलास्टिक आएगा आंसर। डिमांड फॉर लाइफ सेविंग मेडिसिन इज जनरली, मैंने आपको बोला इनइलास्टिक रहती है वो, और परफेक्टली इनइलास्टिक रहती है। 22 का आपका सी आएगा आंसर। आई होप इट इज़ फाइन, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर्स में। जी आपका सही आंसर 22 का आंसर सी है। ऑलराइट, अब है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इनमें से किसकी हाईली इलास्टिक डिमांड होगी? राइस की होगी? नहीं। सॉल्ट की होगी? नहीं। लग्जरी कार्स की? देखते हैं बाद में। इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, क्योंकि हाईली इलास्टिक तो नहीं है ये, क्योंकि इसका एक फेयर अमाउंट हमें लगभग एवरेज चाहिए ही होता है। फॉर एग्जांपल आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो, वो लगभग कांस्टेंट ही आता है अगर आपका एक फैमिली हाउस होल्ड है ना। ठीक है, जम्मू में फॉर एग्जांपल 2,500 से 3,000 एवरेज आता है। ठीक है, अच्छा राइस भी एक फैमिली वो लगभग कांस्टेंट ही एक अमाउंट खाती है, या पर पर्सन भी एक कांस्टेंट अमाउंट रहता है पर मंथ, है ना, या पर डे के हिसाब से भी। सॉल्ट भी वही उसी का वही। लग्जरी कार्स का आपका हाईली इलास्टिक आ जाता है। जब ज़्यादा पैसे आएंगे ज़्यादा लग्जरी कार्स खरीदोगे, कम हो जाएंगे खरीदोगे ही नहीं। ऑलराइट, तब ये हाईली इलास्टिक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर, बताइए अब इसका आंसर आप क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर, बताइए इसका आंसर। इसका पहले हम आंसर बताने से पहले वो बना देते हैं ना, एक मिनट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, आप इन्फीरियर गुड्स का केस लेते हैं हम। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है? जब आपकी इनकम बढ़ जाती है ना, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो आप मेटाडोर्स, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, मेटाडोर्स की तरफ आप जाओगे? नहीं जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएगी। प्राइस उसकी सेम ही रहती है, लेकिन डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, प्राइस उतनी ही रही। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपकी डिमांड ही घट गई ना इन्फीरियर गुड्स की। लर्नर्स यहाँ पे मुझसे वो थोड़ा हो गया जल्दी जल्दी में, मैं एक बार फिर बना देता हूँ। ठीक है, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बन रही है, मैंने फॉर्मूला उसका लिख दिया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, है ना, इनकम। अब जब आपकी इनकम बढ़ रही है, नीचे वाला बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी कम हो रही है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा, है ना। तो इसका आंसर सी है, 24 सी। नॉर्मल गुड्स में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो वो लगभग ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है एक हिसाब से, है ना। जितनी आपकी इनकम बढ़ती है वो लगभग कांस्टेंट ही रहता है एक हिसाब से। ठीक है, लग्जरी गुड्स का वेरिएबल है, बढ़ता ही है एक हिसाब से, आप रख लो बढ़ता ही है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है इन्फीरियर गुड्स, 24 सी। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। इन्फीरियर गुड्स, एज इनकम राइजेज डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स फॉल्स, वही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इन द लॉन्ग रन डिमांड फॉर मोस्ट गुड्स बिकम, क्या बन जाता है? इसका आंसर है मोर इलास्टिक। अब आप सोचोगे कैसे? लॉन्ग रन, फॉर एग्जांपल आप अपने बुजुर्गान को देख लीजिए। ठीक है, हम जो हमारी एज के या हमसे छोटे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जनरेशन जी है ना, जेन जी, जनरेशन जेड है ना, जेन जी, ये इनको जो चीज़ पसंद आती है ये जाते हैं दुकान पे, खरीद लेते हैं और खा लेते हैं ना, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हर चीज़ पे ज़्यादा तोल भाव करते हैं, है ना, ये चीज़ इतने की है, क्यों है, सस्ती लगाओ भैया। ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आगे पीछे
होती रहती है। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी उनकी कम होती रहती है ना। जब प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी इनकी कम हो जाती है। जब प्राइस कम होती है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको, जब प्राइस आपकी कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इनकी बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड उनकी कम हो जाती है। तो ये इलास्टिक है ना, क्योंकि इस पर काफ़ी क्वांटिटी डिमांडेड आगे पीछे हो रही है तो ये ज़्यादा इलास्टिक बन जाता है। ऑलराइट लर्नर्स, तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन था। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा। जिन्होंने रिवीजन किया होगा उनके लिए केक वॉक रहा होगा। सो कीप ऑन रिवाइजिंग। आगे लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 8 में हम, और उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया टॉपिक, जो कि रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है आपका, मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से, दैट इज गोइंग टू बी योर्स लॉ ऑफ सप्लाई एंड market equilibrium. I hope to see you all there. So God bless you and enjoy. Stay safe, stay focused. All right, God bless you all.